कि भारत में बेरोजगारी का बड़ा एक प्रमुख और एक अप्रत्यक्ष, यानी जो दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन बेरोजगारी का अप्रत्यक्ष और एक प्रमुख कारण हमारे यहां है, वो है जाति प्रथा। क्योंकि ये चैप्टर का नाम ही है सम विभाजन और जाति प्रथा, इसलिए इसके प्रश्न का जवाब भी होगा जाति प्रथा। तो भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और अप्रत्यक्ष कारण क्या है? इसका कारण है जाति प्रथा। तो पहला का आपका आंसर कर लेना है सी नंबर। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहता आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? हमारा जो समाज है वो श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? वो श्रम विभाजन उसकी नजर में आवश्यक क्यों है? क्योंकि वो इसलिए मानता है क्योंकि कार्य कुशलता के लिए मानता है। क्योंकि श्रम विभाजन जरूरी है, क्योंकि उससे कार्य अच्छे ढंग से होता है। श्रम का विभाजन अगर नहीं हो, सब लोग सब काम नहीं कर सकता है। जिसके पास जिसकी एबिलिटी होगी, जिसकी कुशलता होगी, वो काम को करेगा। इसे आधुनिक सम समाज में श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो आधुनिक समाज श्रम विभाजन को आवश्यक इसलिए मानता है कि उसमें वह व्यक्ति अपनी कुशलता से कोई काम करता है, इसलिए कार्य कुशलता के लिए मानता है, भाईचारे के लिए नहीं, रूढ़िवादिता के लिए नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये भी आपका गलत है, कार्य कुशलता के लिए। तीसरा प्रश्न देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? उन्होंने एक भाषण दिया था और उसी भाषण का एक पार्ट जो है आप लोगों को इस किताब में आपको पढ़ना है। तो उन्होंने एक भाषण दिया था, उसी भाषण को ही आपको यहां पढ़ना है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये जो पाठ है, ये बाबा साहब ने एक भाषण दिया था, उसी भाषण का एक हिस्सा आपको उसमें से काट करके और आपको हिंदी के पाठ्य पुस्तक में आपको पढ़ने के लिए दिया गया है। उस भाषण जो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक उन्होंने एक भाषण दिया था, और उसी भाषण का एक पार्ट आप लोगों को 10th क्लास के बच्चों को, उनको पहला चैप्टर जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के रूप में, ये पाठ के रूप में पढ़ना है। दरअसल में उन्होंने लिखा नहीं था, ये एक भाषण दिया था उन्होंने, उसी भाषण का एक हिस्सा है। और उन्हें भाषण को क्या नाम है उस भाषण का? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो ये सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा का आंसर नंबर हो गया आपका सी नंबर। अब जरा चलिए चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? अभी बताया थे आपको कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। तो बाबा साहब के अनुसार बेरोजगारी का सबसे मुख्य और अप्रत्यक्ष कारण है हमारे यहाँ की जाति प्रथा, है कि नहीं? तो ये जाति प्रथा यहाँ का प्रमुख कारण है। तो भारत में ये किसके अनुसार? बाबा साहब अंबेडकर के अनुसार, जो पाठ में दिया गया उस पाठ के अनुसार। इसे मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप इस पाठ को पहले एक हिंदी का किताब खरीद लीजिए और इस पाठ को पढ़ जाइए। अब पढ़ करके हम उसको क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि हम चैप्टर तो पढ़ा नहीं रहे आपको, हम चैप्टर से प्रश्न करा रहे हैं। तो चैप्टर आपको पढ़ लेना है और उसके बाद प्रश्न हम यहाँ आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न आपको कराएंगे। तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो बाबा साहब अंबेडकर के अनुसार बेरोजगारी का मुख्य कारण है जाति प्रथा। ये चौथा नंबर प्रश्न है आपका। पांचवा नंबर प्रश्न देखिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? उनका जन्म कहां हुआ था? भीमराव अंबेडकर का जन्म कहां हुआ था? कुछ लोग इसमें कंफ्यूजन में रहते हैं कि भीमराव अंबेडकर का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। कुछ लोग ऐसा कंफ्यूजन में रहते हैं, ऐसा नहीं है। भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में। भीमराव अंबेडकर का जन्म जो हुआ था वो भारत के किस राज्य में हुआ था? तो आप लिखोगे मध्य प्रदेश में हुआ था, बिहार में नहीं, गुजरात में नहीं, महाराष्ट्र में भी नहीं। इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, कुछ लोग कहते हैं महाराष्ट्र में, जबकि इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। तो इनका जन्म के बारे में आप कह सकते हो कि इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में। प्रश्न नंबर 6 पे आइए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? आप सब जानते हो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल को हुआ था, ये सब लोग जानते हैं। और खास करके बिहार के लोग तो जरूर जानते हैं, क्योंकि 14 अप्रैल को, जैसे हमारे यहाँ 14 जनवरी के दिन मकर संक्रांति होती है, वैसे 14 अप्रैल को कर्क संक्रांति होती है। उसको हम लोग गांव में देहाती भाषा में उसको सतुआनी कहते हैं।
याद करो आप लोग कि उस दिन सत्तू खाने की प्रथा है। जैसे 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन दही चूड़ा खाते, वैसे ही हम उस दिन कर्क संक्रांति के दिन क्या करते हैं, तो कर्क संक्रांति के दिन हम क्या करते हैं, तो उस दिन हम खाते हैं क्या, उस दिन हम सत्तू खाते हैं। सतुआनी कहा जाता है। गर्मी के दिन में पड़ता है, सत्तू हो, नमक हो या गुड़ हो या घी हो उसमें डाला हुआ, साथ में आम के टिकोली की चटनी हो, ऐसा करके लोग खाते हैं। खास करके हमारे बिहार में ये प्रथा है। तो 14 अप्रैल को हुआ था, ये बात तो पक्का है। लेकिन 14 अप्रैल में हुआ कब था, तो 14 अप्रैल में जो हुआ था, छठा का आंसर नंबर कौन हो जाएगा, ए। क्योंकि 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म हुआ था और इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को इनका हुआ था जन्म। चलिए 7वां प्रश्न देखिए, सम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। लेखक भीमराव अम्बेडकर, अभी मैंने कहा। इनके लेखक कौन है, तो आप कहिएगा इनके लेखक हैं भीमराव अंबेडकर, क्योंकि उन्हीं का लिखा हुआ है। दरअसल उन्होंने भाषण दिया था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उसी का एक पार्ट है, तो हम उसको कह सकते हैं कि उन्हीं का लिखा हुआ, भाषण दिया तो लिखा हुआ उन्हीं का है। चलिए, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। आदर्श समाज किसको कहते हैं, समाज जो आइडियल जो समाज है, आदर्श समाज, आदर्श समाज किसको कहते हैं, जिस समाज में स्वतंत्रता हो, आजादी हो, जो समाज में समानता हो, सबके लिए एक जैसा ही नियम कानून हो, सबके लिए समानता हो, सबके लिए समान अवसर दिए गए हो। ऐसा नहीं है कि कोई खास जाति के लिए अवसर ज्यादा है, किसी नीची जाति के लिए अवसर कम है, गरीबों के लिए कम, अमीरों के, ऐसा नहीं हो। समानता का अधिकार हो समाज में, और साथ ही साथ समाज में भाईचारे हो। यानी चाहे आप किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से, के रूप में एक दूसरे के प्रति भाईचारा हो, इसी पर आधारित जो समाज होता है, ये इसको हम आदर्श समाज कहते हैं। ये बात किसने कहा था, तो चूंकि ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो लिखा हुआ भीमराव अंबेडकर के द्वारा उन्हीं के पाठ से लिया गया है, तो निश्चित रूप से इन्होंने, भीमराव अंबेडकर की वाणी है ये। तो भीमराव अंबेडकर ही आदर्श समाज की कल्पना कैसे करते हैं, वह समाज एक आदर्श समाज है जिसमें स्वतंत्रता हो, जिसमें समानता हो और जिसमें भ्रातृत्व हो, यानी भाईचारा हो, इसको हम कहते हैं आदर्श समाज। तो आपका बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। तो 8वां का आंसर नंबर बी हम किताब से करा रहे हैं, इसे ध्यान से समझिएगा। हम साथ में पाठ को थोड़ा थोड़ा समझाते भी हैं। जब मैंने कहा था पहले से कहानी घर पर पढ़ लेना है और उसके बाद आना है आपको, तो कहानी आपको घर पर पढ़ लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है, मानव मुक्ति के पुरोधा, मानव की मुक्ति है ना, मानव मुक्ति के पुरोधा, यानी मानव की मुक्ति, क्यों जातियों में बटा हुआ, धर्म में बटा हुआ, ये जो मानव है ना, उसके लिए बाबा भीमराव अंबेडकर ने बड़ी लड़ाइयां लड़ी। और बाबा भीमराव अंबेडकर ने समाज में सबके समानता की बात करते थे, कहते थे ये जाति प्रथा और धर्मों में और जातियों में और संप्रदायों में बंटने की आवश्यकता नहीं है, सबको समान अधिकार होना चाहिए। ये नहीं कि गरीब या नीच जो कोई जाति का है तो उसको हम निश्चिल थे उसको अलग कर दें समाज से, क्योंकि वो समाज उनको इजाजत नहीं दे, ऐसी बात नहीं है। तो ये बात किसने कहा था, ये किसे, तो मानव मुक्ति के पुरोधा के रूप में हम भीमराव अंबेडकर को कहते हैं। प्रश्न नंबर 10 देखिए, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। जाति प्रथा का मुख्य कारण है क्या, उद्योग धंधों की कमी, अमीरी, गरीब, बेरोजगारी। तो जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, तो ये कहता है जो जाति प्रथा का जो मुख्य कारण है ये उद्योग धंधों की कमी। जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, बेरोजगारी है जाति प्रथा का मुख्य कारण। जो जाति प्रथा जो है ना, इसका मुख्य कारण क्या है, तो जाति प्रथा का जो मुख्य कारण है वो है हमारे जाति प्रथा का मुख्य कारण
उद्योग धंधों की कमी, बेरोजगारी, गरीबी, है ना। तो इसमें आंसर नंबर सी कर लीजिए, उद्योग धंधों की कमी के बारे में कहता है वो। 11 नंबर प्रश्न देखिए, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्यों? जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, हमने श्रम के अनुसार जातियों में बांट दिया। कहता है ये बढ़ई का काम है, ये नाई का काम है, ये पंडित का काम है, ये ब्राह्मण का काम है, ये क्षत्रिय का काम है। हमने उसे जातियों में बांट करके उसको दे दिया कि आपका यही काम है। ऐसा बात नहीं है। अगर कोई व्यक्ति किसी भी जाति में पैदा हुआ, उसके पास वो पूरा अधिकार होना चाहिए कि वो अगर चाहे तो कोई भी काम कर सकता है। शूद्र अगर कोई है समाज का जो नीचे तबके पर आता है, अगर उसके पास ज्ञान हो तो वो उच्च शिक्षक बन सकता है, उसके पास ज्ञान हो तो पंडिताई का काम कर सकता है, वो ब्राह्मण हो सकता है, वो क्षत्रिय हो सकता है, सेना में जाकर के और देश की रक्षा भी कर सकता है, समाज की रक्षा कर सकता है। तो ये जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, ये स्वाभाविक विभाजन नहीं है। तो ये भेदभाव के कारण ये आपका पैदा हुआ, शोषण के कारण पैदा हुआ। ये क्या, कैसे ये पैदा हुआ? ये स्वाभाविक विभाजन तो नहीं है। तो क्या है ये? तो कहता है ये रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण ये है। क्यों? जाति में स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण है। क्योंकि मान लो जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन इसलिए नहीं है क्योंकि रुचि के आधार पर, हमारी रुचि कुछ और है, लेकिन हमने जिस जाति में पैदा लिए हमको वही काम करना है। तो ये तो रुचि के आधार पर तो नहीं हुआ, हमारी रुचि कुछ और थी, हमने काम कुछ और करने लगे क्योंकि हम उस जाति में पैदा हुए इसलिए। तो रुचि के आधार पर हमारा मन जो है, हमारी रुचि जो है, हमारी जो इच्छा है, उसके आधारित पर नहीं होने के कारण ये जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं लगता है। क्योंकि जाति प्रथा का स्वाभाविक विभाजन तब होना चाहिए था जब कर्म के अनुसार जातियों का विभाजन हो, जो जैसा काम हो करे उसके अनुसार उसका नाम हो जाए। मान लो कोई शूद्र के घर में पैदा हुआ, कोई बनिया के, कोई कोई बिजनेसमैन के घर में पैदा हुआ, लेकिन उसका वो पढ़ लिख करके ब्राह्मण की तरह एकदम बिल्कुल या क्षत्रिय की तरह, तो उसकी जाति बदल जानी चाहिए थी। लेकिन नहीं, हम तो जन्म जिस जाति में लिए उसी जाति में सोचते हैं अपने आप को कि हमारा जाति हो गया, उसी के अनुसार हम वो कर्म निर्धारित हो जाता है। इसे कहता है जाति प्रथा जो है ये स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि ये रुचि के आधार पर नहीं है। रुचि के आधार पर श्रम का विभाजन नहीं होता है। चलिए 12 नंबर देखिए, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? सब जानते होंगे आप लोग, हम भीमराव अंबेडकर को कहते हैं भारतीय संविधान के निर्माता, भीमराव अंबेडकर को कहते हैं। 13 नंबर देखिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण, कायस्थ, क्षत्रिय और दलित। सब जानते हैं कि दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था। क्या जी, किस परिवार में जन्म हुआ था? तो आप सब जानते होंगे कि इनका जो परिवार जो था, न ब्राह्मण था, न कायस्थ था, न क्षत्रिय था, इनका जो जन्म हुआ था वो दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था। 14 नंबर देखिए, भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? भीमराव अंबेडकर का जो चिंतन है या जो रचनाएं, उनके जो विचार हैं, ये किस व्यक्ति पर आधारित है? यानी उनके प्रेरणा स्रोत कौन है? किससे प्रेरित थे? कौन व्यक्ति है जिससे वो प्रेरित थे? जिनका जो विचार है, भीमराव अंबेडकर का जो विचार है, वो किससे प्रेरित विचार है, ये कह रहा है ना। किससे प्रेरित ये विचार है, ये आपसे कह रहा है। तो बुद्ध से भी नहीं थे। बुद्ध, कबीर, ज्योतिबाई फूले और इनमें से सभी। तो बुद्ध से भी थे, कबीर से भी थे, ज्योतिबाई फूले से भी थे। इनमें से सबसे इनका प्रेरणा स्रोत थे। इनके प्रेरणा स्रोत इनमें से सब थे, है ना। इनके प्रेरणा स्रोत जो थे इनमें से सब थे। वो बुद्ध से भी प्रेरित थे, कबीर से भी प्रेरित थे और ज्योतिबाई फूले से भी प्रेरित थे। इसलिए आप कह सकते हैं इन सारे व्यक्तियों का की प्रेरणा से भीमराव अंबेडकर की जो सोच जो थी उसी पर आधारित थी, उसी पर प्रेरित थी। चलिए अब हम बात करते हैं 15 नंबर, हु आर सुधराज किनकी रचना है? हु आर सुधराज के जो रचनाकार हैं वो भी हमारे भीमराव अंबेडकर ही है। हु आर सुधराज ये भीमराव अंबेडकर का ही लिखा हुआ है। हु आर सुधराज किसने लिखा है? इसको हमारे भीमराव अंबेडकर ने ही लिखा है ना।
तो आप क्या कहिएगा? 15 का आंसर नंबर ए। 16 देखिए, भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए? कहता भीमराव अंबेडकर को किसने प्रोत्साहित किया? किसने प्रोत्साहित किया कि उन्हें बाहर विदेश गए, वो न्यूयॉर्क गए, वहां उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनको किसने प्रोत्साहित किया था कि आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं तो आपको निश्चित रूप से बाहर जाना चाहिए? ये बड़ौदा के एक नरेश थे, बड़ौदा के राजा, बड़ौदा के जो राजा थे उनके प्रोत्साहन पर वो विदेश गए थे। हालांकि बड़ौदा के जो नरेश जो थे उन्होंने इनके आने जाने ये सब की व्यवस्था भी की थी, खर्च उच भी दिया था, क्योंकि इनके पास इतने पैसे तो नहीं थे, लेकिन इनकी इंटेलिजेंसी को देख करके, इनकी प्रखर बुद्धि को देख करके, इनके लगन को देख करके उन्होंने इन्हें सजेशन किया कि आप बाहर जाइए पढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट इस बुद्धिमान होते हैं भीमराव अंबेडकर की तरह। तो ये उन्हीं के प्रेरणा पर, ये बड़ौदा नरेश के प्रेरणा पर ये गए थे पढ़ने के लिए। 17 नंबर देखिए, द अनटचेबल्स किसकी रचना है? द अनटचेबल्स, अनटचेबल्स कहते हैं हम किसको? अनटचेबल्स का मतलब क्या होता है? अनटचेबल्स का मतलब होता है अछूत। ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है द अनटचेबल्स। ये किसकी रचना है? द अनटचेबल्स जो रचना है वो रचना है भीमराव अंबेडकर की, महात्मा गांधी की नहीं, यतीन्द्र मिश्र की नहीं, और रामविलास शर्मा की भी नहीं। तो ये भीमराव अंबेडकर की रचना है। ठीक है, ये भीमराव अंबेडकर की रचना है। तो चलिए अब 18 नंबर देखिए, किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? तो अंबेडकर जी को ही हम बाबा साहेब के नाम से पुकारते हैं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, तो भीमराव अंबेडकर को ही हम बाबा साहेब कहते हैं, इसलिए भीमराव अंबेडकर को हम बाबा साहेब कहते हैं। ऐसा प्रश्न का जवाब होगा। 19 नंबर प्रश्न देखिए, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना? अंग्रेजी में लिखा है इन्होंने, द कास्ट इन इंडिया यानी भारत में जाति, जाति, देयर मैकेनिज्म और उसका श्रम विभाजन जो पढ़ रहे हैं आप, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, द कास्ट ऑफ इंडिया, भारत में जाति प्रथा और उनके मैकेनिज्म, मैकेनिज्म का मतलब उसके काम करने का तरीका, सामाजिक व्यवस्था, ये किनके द्वारा लिखा गया, ये किनकी रचना है? तो ये भी रचना हमारे भीमराव अंबेडकर की ही है। कास्ट की बात जहां भी है भीमराव अंबेडकर। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाया है वो हमारे भीमराव अंबेडकर ने है, क्योंकि इन्हीं को संविधान के निर्माता कहा जाता है। इससे भीमराव अंबेडकर ही हमारे ये भारतीय संविधान के निर्माता हैं। 21 नंबर देखिए, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो सभ्य समाज कैसा होना चाहिए? दूध और पानी की तरह होना चाहिए, बिल्कुल दूध और पानी की तरह होना चाहिए सभ्य समाज। तो सभ्य समाज का जो उन्होंने जो कहा है, नहीं सभ्य समाज है ना, श्रम विभाजन की बात कही है। तो सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो सभ्य समाज में श्रम विभाजन की आवश्यकता है, लेकिन जाति प्रथा के अनुसार नहीं, बुद्धि के अनुसार, काम के अनुसार, आपकी रुचि के अनुसार। जाति के अनुसार श्रम विभाजन नहीं, आपकी रुचि के अनुसार श्रम विभाजन होना चाहिए। इसे कहते हैं सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो श्रम विभाजन हमारे सभ्य समाज की आवश्यकता है, लेकिन रुचि के आधार पर, न कि जाति के आधार पर। रुचि के आधार पर श्रम विभाजन, ऐसा भी हो सकता है पर लिखा रहेगा रुचि के आधार पर श्रम विभाजन, जाति के आधार पर नहीं। चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? इनमें से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल्स, यू आर देयर, हु आर सुधराज, इनमें से सही। तो सब लिखा है इन्होंने, द कास्ट इन इंडिया में उनकी है, द अनटचेबल्स, यू आर द, यू हु आर सुधराज, ये तीनों के तीनों जो रचनाएं हैं ये सब के सब रचनाएं
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे की बात करते हैं। 23 नंबर देखिए, जाति प्रथा का प्रमुख दोष क्या है? जाति प्रथा का प्रमुख दोष क्या है? जाति प्रथा का प्रमुख दोष यह है कि जाति के अनुसार हमारा श्रम का विभाजन है। इसे जाति प्रथा का प्रमुख दोष है। पेशा उस पर हावी रहता है, वह पेशा नहीं कर सकता, ऐसे व्यक्ति ना चाहते हुए पेशे से जुड़ जाता, ये होगा। तो जाति प्रथा का प्रमुख दोष ये है कि उसे व्यक्ति ना चाहते हुए भी उसी जाति के पेशे से जुड़ जाता है। नाई, मैंने कहा ना, नाई परिवार में पैदा हुआ तो आप ना चाहते हुए भी वही बाल काटने का काम कर रहिएगा, सैलून चलाइएगा। ना चाहते हुए बढ़ई का बच्चा फर्नीचर बनाने लगता है, लकड़ी का काम करता है। ना चाहते हुए भी ब्राह्मण का कोई बच्चा जो वो बेवकूफ है फिर भी वो पूजा पाठ कराने लग जाता है। तो ये जो है ना जाति जो प्रथा है उसका सबसे ज्यादा प्रमुख दोष ये है कि से व्यक्ति ना चाहते हुए भी अपने उसी पुराने पेशे से जुड़ जाता है। जो पुराना पेशा चलता आ रहा है उसके खानदानी, उसी पेशे से वो अपने आप को जोड़ लेता है। ये उसके सबसे बड़ा प्रमुख, इसका सबसे बड़ा प्रमुख, इसका जो हमारा कहा जा सकता है कि इसकी जो 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 सबसे ज्यादा परेशानी है वो यही है इसकी। चलिए 24 नंबर देखिए, बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय कितने खंडों में प्रकाशित की गई? बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय, बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय कितने खंडों में प्रकाशित की गई? कहता है बाबा साहब अम्बेडकर का जो संपूर्ण वाङ्मय है वो कितने खंडों में प्रकाशित है, ऐसा आपसे पूछ रहा है। तो ये है आपके 21 खंडों में प्रकाशित है। कितने? 21 खंड में। अब इसको याद रखना है, इसी प्रकार से याद रखना है जैसा हम आपको बता रहे हैं। तो ये 21 खंडों में, ये क्या है आपके, ये आपके 21 खंडों में प्रकाशित की गई है। और 25 नंबर यानी इस चैप्टर का श्रम विभाजन, जाति प्रथा एवं श्रम विभाजन जो भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा हुआ है, इस चैप्टर से हमने 25 क्वेश्चन करवाया और इसके बाद हम दूसरा चैप्टर पर आपको लेके आते हैं। हिंदू धर्म एवं भारतीय समाज की कुरीतियों और विसंगतियों पर निम्नलिखित में किसने प्रहार किया? हिंदू धर्म एवं भारतीय समाज की कुरीति, हिंदू धर्म में और हमारे भारतीय समाज में जो भी कुरीति है यानी जो गलत रीति रिवाज हैं और उनकी जो विसंगतियां हैं, उनमें जो खामियां हैं, उनके जो खराब जो चीजें हैं, इसे किसने सबसे ज्यादा प्रभावित किया? किसने सबसे ज्यादा प्रहार किया? तो भीमराव अंबेडकर ने किया। उन्होंने कहा यह जाति प्रथा जो है, इसका जो विभाजन है श्रम का जाति प्रथा के अनुसार, वो बिल्कुल सही नहीं है, गलत तरीके से है, इसलिए उन्होंने इसके ऊपर लिखा। तो भीमराव अंबेडकर ने ही इसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रहार किया और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इन्हीं को कहते हैं हम हमारे भारतीय संविधान के क्या निर्माता के रूप में जानते हैं। चलिए, ये आपका यहां प्रश्न आपका हो गया समाप्त। यानी जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये जो भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा हुआ है, इससे 25 प्रश्न आपको हो गया। अब हम आपको आगे 25 प्रश्न की बात कर रहे हैं। 26 नंबर से आप देखिए, यहां ये आपके जो चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर का नाम है विष के दांत। हम लिख दे रहे हैं आपको, विष के दांत। ये एक ऐसे परिवार की कहानी है, एक बंगाली परिवार की कहानी है। सेन परिवार है, सेन, उसका टाइटल है सेन। सेन परिवार की कहानी है। उसके 5 बेटियां हैं और 5 बेटी के बाद एक बेटा हुआ है। बेटियों को पहले के समय में भी बहुत ज्यादा उसको काम करने, घर में कैसे रहा जाए, कम खेलना है, कम बाहर निकलना है, चुप रहना है, ज्यादा हंसना नहीं है, ये सब प्रतिबंध उनके परिवार, सेन परिवार में भी था। और उनको 5वां के बाद 6ठे संतान के रूप में उनको एक बेटा हुआ और बेटे को सारी आजादी थी, उदंड था, कुछ भी कहीं खेलता कूदता था, उसको कोई कुछ मना नहीं करता था, जैसे हमारे समाज में हुआ करता था। और ये चूंकि बंगाली परिवार थे तो बंगला में हम खोखी, एक शब्द होता है खोखी, खोखी जो शब्द है ना,
ये खोखी शब्द कहते हैं बेटी को, और खोखा, खोखा हम कहते हैं बेटा को। इसको याद रखिएगा, है ना। इस चैप्टर का नाम है विष के दांत। और किस परिवार की कहानी है? सेन परिवार। ये सेन है, सेन परिवार की कहानी है। बस इसको ध्यान में रखना है। और कहानी आप, मैंने पहले ही कहा है, कहानी आपको पढ़ के आना है। जैसे 2 चैप्टर आज हम करा रहे हैं, तो तीसरा चैप्टर आपको घर से, आपको अगले क्लास में आपको पढ़ के आना है। तीसरा और चौथा जो चैप्टर हम आपको कराएंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं विष के दांत। इस चैप्टर से हम आपको क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन है, किसके अनुसार सेनों ने, सेनों का मतलब सेन परिवारों ने, सेन परिवार के सदस्यों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? किसके अनुसार बदल दिया था? किसके लिए बदल दिया था? तो अभी मैंने आपसे कहा था कि बेटा के लिए, हालांकि सेन परिवार का सदस्य जो है चुप चुप ज्यादा कुछ, लेकिन उसका बेटा बड़ा उदंड था। तो सेन परिवार के सदस्यों ने या सेन परिवार ने, उनके जो माँ बाप ने, अपने बेटे के लिए अपना सिद्धांत भी बदल दिया था, क्योंकि बेटा बड़ा प्यारा था उनका। तो किसके लिए बदला था? तो खोखा के अनुसार उन्होंने बदल दिया था। खोखा मतलब बेटा, तो बेटा के लिए उन्होंने अपने घर के सिद्धांतों को भी बदल दिया था। इस चैप्टर का नाम ही है विष के दांत। ये बेटा विष के दांत की तरह था। अगला देखिए 27 नंबर क्वेश्चन। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? कहानी के किस पात्र ने कही है? ऐसे बच्चे ही आगे चलकर, जो कोई उदंड बच्चे को जब वो देखते थे तो सेन साहब कहते थे ऐसा बच्चा ये आगे चल करके गुंडा बन जाता है, चोर बन जाता है, डाकू बन जाता है। और उसी के घर में जो बेटा पैदा हुआ वैसे ही उदंड पैदा हुआ। तो उन्होंने अपने सारे सिद्धांत बदल दिए। तो ये बानी किनकी है? ये कहानी के किस पात्र ने कही है? तो सेन साहब ने कहा है। सेन साहब जो कहानी के मुख्य पात्र हैं, सेन परिवार का जो मुखिया, जो उस बच्चे का बाप है, सेन साहब, उन्होंने ये बात कही है। तो सेन साहब ने ये बात कही है। चलिए 28 नंबर देखिए। नलिन विलोचन शर्मा, अच्छा भी आवाज ना लीजिए। ये जो विष के दांत जो लिखे गए हैं ना, इनके लेखक कौन है? विष के दांत, इनके लेखक कौन है जी? नलिन विलोचन शर्मा। ये नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया है। विष के दांत ये लिखा हुआ है नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया है। और कहता है ये नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, किस ईस्वी में हुआ था? जब कहानी पढ़ोगे तो नलिन विलोचन शर्मा के बारे में शुरू में, कहानी के शुरू में ही, जब किताब खरीदोगे कहानी के शुरू में ही नलिन विलोचन का जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, इनके बारे में उसमें दिया हुआ है। तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था ये आपसे पूछ रहा है ना। तो 28 नंबर प्रश्न जो है ये क्या कह रहा है 28 नंबर में? इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1916 ईस्वी में। तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। चलिए इसे, इसका हम ले लेते हैं चौथा प्रश्न। तीसरा प्रश्न हो गया, इसका ले लेते हैं चौथा प्रश्न। भले चौथा आपका 29 नंबर प्रश्न का रहा है, लेकिन आप 26 से कर रहे हैं, तो 26, 27, 28, 29, यानी चौथा प्रश्न ही है। खोखा के दांत किसने तोड़े? मदन ने, मदन के दोस्त ने, सेन साहब ने और गिरधर ने। जब आप कहानी पढ़िएगा तो आपको ये कहानी पता चलेगा कि खोखा के दांत को मदन ने तोड़ दिया था, है ना। खोखा के दांत को किसने तोड़ दिया? तो खोखा के दांत को मदन ने तोड़ दिया। ये चौथा नंबर प्रश्न का आप देखिए। 5वां नंबर प्रश्न पे आइए। विष के दांत पाठ की विधा कैसी है? कैसा ये लिखा हुआ है, कैसी विधा है? क्या ये कोई निबंध है ना। विष के दांत पाठ की विधा कैसी है, क्या लिखा गया है? कोई निबंध है? नहीं, निबंध तो नहीं है जी। व्यक्ति चरित्र है? नहीं। कविता है? नहीं। तो क्या है ये एक प्रकार की कहानी है। तो 5वां प्रश्न का आंसर क्या हो गया?
डी नंबर, ये एक कहानी है, नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा लिखा हुआ विष के दांत, ये कहानी है। तो 5वां नंबर प्रश्न का आंसर नंबर डी हो जाएगा। चलिए 6ठा नंबर पर चलते हैं। सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी? सेन साहब के पास एक काले कलर की एकदम कार थी, चमचमाती हुई गाड़ी, कोई उसे छू नहीं सकता था, दाग तक नहीं लगा सकता था। एकदम सेन साहब की गाड़ी तो ब्लैक कलर की थी और चमचमाती हुई गाड़ी थी। तो कहते हैं सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी? 7,500, 8,500, 9,500, 7.5 लाख। तो कितनी उनकी, इनकी जो थी, वो कितनी थी इनकी, ये के बारे में कह रहा है। तो उनकी जो कार की जो कीमत थी 7,500 थी। उस समय 7,500 बहुत बड़ा अमाउंट होता है ना। तो चलिए आपके 6ठा नंबर प्रश्न हो गया। 7वां नंबर प्रश्न पे चलिए। सेन साहब की आंख का, आंखों का तारा कौन था? तो सेन साहब की आंखों का तारा खोखा था। सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? खोखा जो था वो सेन साहब की आंखों का तारा था, उनका बेटा। खोखा मतलब बेटा, उनकी आंखों का तारा जो था उनका बेटा था। चलिए 8वां नंबर प्रश्न देखिए। मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो से, खोखा से, मदन से, सीमा से, शेफाली से। मोटर को किसी से खतरा हो सकता है तो खोखा से ही हो सकता है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा उदंड है और यही सबसे ज्यादा परेशान करता है, इसे खोखा से ही हो सकता है ये, है ना। तो 8वां नंबर प्रश्न है आपका। तो 8वां नंबर प्रश्न है किससे? तो मोटर को सबसे ज्यादा खतरा किससे हो सकता है? खोखा से ही हो सकता है। चलिए 9वां नंबर प्रश्न देखते हैं। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती पांचों किसकी बहनें हैं? तो खोखा की बहनें, ये 5 बेटियां हैं उनकी। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती, ये 5 सेन साहब की बेटियां हैं और एक उनका बेटा है जो खोखा उनका बेटा है। तो ये पांचों बहनें हैं। तो किसकी बहनें हैं? तो ये खोखा की बहनें हैं, है ना। ये खोखा की बहनें हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 35 नंबर प्रश्न पर देखिए। 35 का मतलब है 10वां नंबर प्रश्न है आपका। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किसका है? सेन साहब का, मिस्टर सिंह का, गिरधर लाल का और मुखर्जी साहब का। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, ये बात किनका है? तो ये बात मिस्टर सिंह का है, जो उनको खोखा के मास्टर अभी थे, है ना। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किसका है? तो मिस्टर सिंह का यह कथन है ना। मिस्टर सिंह का यह कथन है। तो चलिए ये 10 नंबर है। 11 नंबर में देखिए। नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन सी है? मछली, अक्षरों की कहानी, विष के दांत, भारतीय लिपियों की कहानी। कौन है? तो विष के दांत, ये नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित है, कहानी है विष के दांत। तो 11 नंबर प्रश्न देखिए। विष के दांत, है ना। तो विष के दांत जो लिखा हुआ है, नवीन शर्मा द्वारा लिखित कहानी में से कौन है? 12 का आंसर नंबर सी, ठीक है, विष के दांत। चलिए 13 नंबर देखिए। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? धुतकार, प्यार, मार, फटकार। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? धुतकार, मार, कौन सा खाना उसके लिए एकदम बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं थी? तो कौन सा? मार। तो मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो मार खाना उसके लिए बहुत मामूली बात थी मदन के लिए। अगला देखिए। सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? उदंड, नासमझ, मूर्ख और सुशील। तो उनकी पांचों लड़कियां बड़ी सुशील थी। सेन साहब की पांचों लड़कियां जो थी वो काफी सुशील थी, सुशील, है ना। तो क्या थी? सेन साहब की पांचों जो लड़कियां थी वो काफी सुशील थी। अगला देखिए। विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? विष के दांत
ये जो आपके जो नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा लिखा हुआ है, ये किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो उस कहानी संग्रह का नाम है विष के दांत तथा अन्य कहानियां, यानी बी नंबर, है ना। विष के दांत एवं अन्य कहानियां, यहीं से वो लिया गया है। ठीक है जी। अगला देखिए, लेखक नलिनी बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? उनकी माता का नाम था रत्नावती शर्मा। नलिनी बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? ये कह रहा है ना। नलिनी बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? है ना। तो माता का नाम क्या था? तो माता का नाम उनका था रत्नावती शर्मा। चलिए अगला देखते हैं। मदन किसका बेटा था? मदन किसका बेटा था? है ना। मदन किसका बेटा था? आपको ये बताना है कि मदन किसका बेटा था। तो मदन जो बेटा था वो गिरधर का बेटा था। कहानी पढ़िए, समझ में आ जाएगा। मदन किसका बेटा था? तो मदन गिरधर का बेटा था। आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगला देखिए। अगला प्रश्न देखिए, वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है? वाकिफ का मतलब क्या होता है? तो वाकिफ का मतलब होता है परिचित। वाकिफ का मतलब क्या कहते हैं? परिचित कहते हैं। तो वाकिफ का मतलब सभ्यता भी नहीं, घटना भी नहीं और क्रूर भी नहीं। तो वाकिफ का अर्थ होता है परिचित। तो सी नंबर आपका आंसर हो गया, परिचित। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? अभी मैंने कहा सेन साहब की 5 लड़कियां थी। सेन साहब की 5 लड़कियां थी, है ना। तो अभी मैंने पीछे आपको सेन साहब की 5 लड़कियों के बारे में आपको बताया भी था कि सेन साहब की 5 लड़कियां थी। क्या नाम था सेन साहब की 5 लड़कियों का? देखिए क्या था। सेन साहब की 5 लड़कियों का नाम था सीमा एक लड़की का, फिर रजनी, आलो, शेफाली और आरती। ये 5 उनकी लड़कियां थी। तो सेन साहब की कितनी लड़कियां हैं? तो सेन साहब की जो बेटी है, उस बेटी कितनी है? तो आपकी सेन साहब की कितनी लड़कियां हैं? तो 5 है उनकी, है ना। ये 5 लड़कियों की चर्चा उसमें की गई है। तो आपको क्या कहना है? सेन साहब की कितनी लड़कियां हैं? तो 5 लड़कियां हैं सेन साहब की। क्या जी, है कि नहीं? चलिए अब आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ललित बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीत जाते हैं? महल और झोपड़ी वाले, जो महल में रहते हैं सो और झोपड़ी में रहते हैं सो, उसकी लड़ाई में कौन अक्सर जीत जाता है? तो महल वाले ही जीत जाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है, वो अमीर है। अमीर के अनुसार ही पूरा समाज चलता है, कानून भी उसका ही साथ दे देता है, अमीरों के अनुसार। इसे महल में रहने वाले व्यक्ति जीत जाते हैं झोपड़ी में रहने वालों की तुलना में। सीधा सीधा बात है कि अमीर की विजय हो जाती है गरीब के ऊपर, भले वो गरीब सही भी हो फिर भी उनकी हार हो जाती है। अगला देखिए, मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? पतंग उड़ा रहा था, क्रिकेट खेल रहा था, लट्टू नचा रहा था। ये लट्टू लिखा हुआ है, लहू नहीं, ये लट्टू है। लट्टू नचा रहा था, चोर सिपाही खेल रहा था। तो मदन पड़ोसियों के आवारा लड़कों के साथ वो क्या कर रहा था? तो वो लट्टू नचा रहा था। आवारा लड़कों के साथ क्या कर रहा था वो? तो कहता है वो लट्टू नचा रहा था। अगला देखिए, रश्क शब्द का अर्थ क्या है? रश्क शब्द का अर्थ क्या है? इसमें रश्क की चर्चा की गई है आपको। तो कहता है रश्क शब्द का अर्थ क्या है? बोलिए। रश्क शब्द का अर्थ क्या है? प्रेम है, ईर्ष्या है, संबंध है और आदर है। तो क्या है ये? रश्क, रश्क का मतलब होता है संबंध, है ना। उसके साथ रश्क था यानी संबंध। तो संबंध हम कहते हैं रश्क का। तो रश्क का अर्थ क्या होता है? संबंध। खोखा का दूसरा नाम क्या था? खोखा का दूसरा नाम क्या था?
बोलिए। खोखा का दूसरा नाम क्या था? काशू, है ना। तो खोखा का दूसरा नाम क्या था? काशू। और रश्क का शब्द का अर्थ क्या है? देखो जरा, रश्क शब्द का जो अर्थ है ना, वो रश्क शब्द का जो अर्थ है वो आप, रश्क का एक और भी अर्थ है जी, रश्क, रश्क शब्द का अर्थ ईर्ष्या है ना, संबंध नहीं, ईर्ष्या। तो इसका आप संबंध कर लीजिए, ईर्ष्या कर लीजिए। अगला देखिए, अगला प्रश्न तो आपको, खोखा का दूसरा नाम क्या था? तो खोखा का दूसरा नाम है काशू। अगला देखिए, मदन किसका पुत्र था? बताया गया है मदन किसका पुत्र था। तो ये तो मैंने पहले भी बताया कि मदन किसका पुत्र था। बताइए, मदन किसका पुत्र था? तो मदन जो था वो गिरधर का पुत्र था। ये तो पहले ही बताया आपको। मदन किसका पुत्र था? तो ये गिरधर का पुत्र था, है ना। मदन किसका पुत्र था? गिरधर का पुत्र था। अगला देखिए, विष के दांत कैसी कहानी है? आपसे पूछ रहा है कि विष के दांत कैसी कहानी है। कैसी कहानी है विष के दांत, है ना। विष के दांत कैसी कहानी है? विष का दांत कैसी कहानी है? तो ये मनोवैज्ञानिक कहानी है। विष के दांत सामाजिक भी नहीं है, ऐतिहासिक भी नहीं है और धार्मिक भी नहीं है। ये एक मनोवैज्ञानिक कहानी है, ऐसा कहा जा सकता है। ये आपके एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। अगला देखिए, विष के दांत समाज के किस वर्ग का मानसिकता मानसिकता उजागर करती है? विष के दांत किस वर्ग का मानसिकता उजागर करते हैं? उच्च वर्ग का, निम्न वर्ग का, मध्यम वर्ग का, किस वर्ग का? तो ये जो मानसिकता जो उजागर करते हैं ये मध्य वर्ग का, है ना। समाज में मध्य वर्ग की मानसिकता को वो उजागर करती है। चलिए 52 नंबर देखिए, नलिन जी की भाषा कैसी है? नलिन जी की भाषा कैसी है? गठीली, संकेतात्मक, नहीं, गठीली एवं संकेतात्मक। तो बहुत गठीली भाषा है और संकेतात्मक है, यानी संकेत में बहुत बातों को उन्होंने कहानी में कहा है ना। मुकेश कुमार, रागनी, हाफिज, अजय अब आए हैं आप लोग, है ना। तो कहानी कैसा है इनका? तो गठीली एवं संकेतात्मक है। 51, देखिए अगले दिन से एकदम रोज जुड़ जाना है आप लोगों को, क्योंकि अगला चैप्टर हम आपको बताएंगे कल। आप लोग उस चैप्टर को आप लोग पढ़ के आएंगे, ध्यान रखिएगा, उस चैप्टर को आप लोग पढ़ के आइएगा। चलिए देखिए, नलिन विलोचन शर्मा क्या हैं? आलोचक हैं, कहानीकार हैं, भाषाविद हैं, या इनमें से सभी हैं? तो क्या है ये? तो आप कह सकते हैं कि इनमें से सभी हैं। क्या जी? इनमें से क्या है? इनमें से सभी हैं, क्या नहीं? नलिन विलोचन शर्मा क्या है? कहानीकार तो हैं ही आपको, ये सभी हैं। तो नलिन विलोचन शर्मा इनमें से सभी, आलोचक भी हैं, कहानीकार भी हैं, भाषाविद भी हैं, इनमें से सभी हैं, है ना। चलिए आगे की बात करते हैं। नलिन विलोचन है नवीनता के आग्रही, प्रयोगवाद के अग्रदूत, श्रेष्ठ आलोचक और इनमें से सही सभी। इनकी बात की जा रही है। तो नलिन विलोचन शर्मा इनमें से क्या है? क्या है वो? आलोचक, कहानीकार, भाषाविद, इनमें से सभी। और नलिन विलोचन है, ये क्या है जी नलिन विलोचन? तो यहां भी वही है कि नवीनता के आग्रही भी हैं, प्रयोगवाद के अग्रदूत भी हैं, श्रेष्ठ आलोचक भी हैं, इनमें से सब इनके अंदर गुण है। तो नलिन विलोचन के अंदर आप कह सकते हैं इनमें से सभी। अगला देखिए, अगला नंबर प्रश्न देखिए, पटना के बदरघाट यानी भद्रघाट जिसको कहते हैं मोहल्ले का संबंध निम्नलिखित में से किसके जन्म स्थान से है? इनका जन्म किसके जन्म स्थान से है? तो भद्रघाट में इनका जो जन्म हुआ है ये नलिन विलोचन शर्मा जी का ही जन्म हुआ है।
तो नलिन बिलोचन शर्मा का ही ये जन्म स्थान के रूप में कहा जाता है। और इस चैप्टर से अंतिम प्रश्न है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? किसके अनुसार सेनों ने या सेन परिवारों ने किसके अनुसार सिद्धांत को बदल दिया था? तो खोखा के अनुसार। ये तो पहले भी हमने आपसे कहा था, अपने बेटे के अनुसार उन्होंने घर का अपना सिद्धांत भी बदल दिया था। बात समझ में आ रही है? ध्यान रखिएगा कि अगले क्लास में, हम अगले क्लास की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, अगले क्लास में हम आप लोगों को भारत से हम क्या सीखें और नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये चैप्टर, तीसरा नंबर चैप्टर है, भारत से हम क्या सीखें। और चौथा जो कहानी है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड आपके प्रश्न पूछे जाएंगे कल। इसी 2 चैप्टर पर आधारित प्रश्न होगा कल के सेशन में, इसी से आधारित प्रश्न होगा। और कौन सा किताब? तो मैंने आपसे कहा था ना कि कौन से किताब की बात कहे थे आपको, तो जो किताब था गोधूली भाग 2, गोधूली भाग 2, इसी किताब में चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, इससे आपके प्रश्न रहेंगे और ये प्रश्न आपको कल करवाएंगे। आप लोग इस दोनों चैप्टर को पढ़ करके आइएगा।